प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। ये दरोगा के एग्ज़ाम के लिए है और लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्याख्या के साथ हम लोग पूरा सेट बनाएंगे और आप अगर कहिएगा तो हर एक के लिए अलग से व्याख्या करने के लिए क्लास डाल देंगे, वीडियो डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, तो ये उम्र 65 वर्ष की है। ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश का जिक्र 124 के आर्टिकल में हुआ है। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा का कोई जिक्र कहीं संविधान में नहीं किया गया है। 65 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा है। चलिए अब आगे देखते हैं। फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? रेडियो बनाम जीवन, रेडियो एवं समस्याएं, हमारा रेडियो, आप हैं रेडियो। तो ये है उस समय का करंट अफेयर था, तो इसका थीम था आप हैं रेडियो। फिर है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ऑप्शन है डाल्टन, रदरफोर्ड, विलार्ड, मेंडलीफ। तो सवालों का सॉल्व करने का एक तरीका यह भी है कि जब आपको पता नहीं हो तो किसने क्या तैयार किया है या किसने किस कार्य को किया है, तो ये देखना है, ऑप्शन हटाने का प्रयास करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डाल्टन ने एटम का एटॉमिक सिद्धांत दिया था और रदरफोर्ड एटॉमिक सिद्धांत हैं। उसी तरह विलार्ड एक दूसरे हैं और मेंडलीफ जो हम लोग वर्तमान में आवर्त सारणी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें मेंडलीफ का योगदान सबसे ज़्यादा है। इससे पहले भी एक डोवेनियर ट्राइक था, है ना, और एक न्यूलैंड का ऑक्टेव थ्योरी भी है जो संबंधित है अपने पीरियोडिक टेबल से। ठीक, तो इसका उत्तर होगा मेंडलीफ, जो वर्तमान में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेंडलीफ जो 36 कतारें थी इनके टेबल में, उसको आवर्त कहा गया, और जो पीरियड जो ऊर्ध्वाधर कतारें थी, खड़ी कतारें थी, उसको ग्रुप कहा गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते? तो एक बात याद रखना है, जिनका इलेक्शन होता है वो लोग नियुक्त नहीं होते। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसलिए ये समझने के लिए ठीक है कि ये नियुक्ति इनकी नहीं होती है। उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं कौन से? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं, पहले इनका इलेक्शन होता है। तो राजदूत का राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री का लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो उपराष्ट्रपति जिनका चुनाव होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राज्य की पार्टी होगी कि राष्ट्रीय पार्टी होगी, कौन बताएगा? तो इसके लिए सीधे सीधे चुनाव आयोग को उनका जिम्मा दिया गया है। बाकियों को इनसे कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति को इससे मतलब नहीं है, पार्लियामेंट को मतलब नहीं है और न ही मंत्रिमंडल को। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? जिस समय सवाल पूछा गया था, तो अभी वर्तमान समय में तेजस्वी यादव जो हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है पंजाब से है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो इसमें पंजाब जो है नहर सिंचाई पर सबसे ज़्यादा आश्रित है। अब है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो उर्स क्या होता है? पहले तो हमको ये ध्यान देना है कि उर्स क्या होता है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर बताते हैं कि उर्स क्या होता है। उर्स कहाँ मनाया जाता है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजमेर शरीफ और बिहार शरीफ। तो एक बात समझिए, उर्स बोलते हैं जब कोई संत, मुस्लिम संत वगैरह मर जाते हैं तो उनका जो समाधि होता है, समाधि पे जो मेला जाता है या वर्सी मनाया जाता है ना, समाधि पर जो वर्सी मनाया जाता है उसी को उर्स बोलते हैं। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाएगा? तो जहाँ उनका दरगाह होगा, समाधि होगा, और वो है फतेहपुर सीकरी में। तो सलीम चिश्ती का है, सलीम चिश्ती।
आगरा में तो जान ही रहे मुमताज़, वो आगरा वाला महल। फिर अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है अजमेर शरीफ। बिहार शरीफ में जो है हजरत मखदूम शाह का बिहार शरीफ में है, हजरत मखदूम शाह। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह है, सुदूर पूर्व का मतलब है कि भारत का जो नक्शा मान लीजिए ऐसा है और ये आखिरी में है और ये नक्शा है, तो यहाँ सबसे आखिरी में जो देश सबसे लंबी सीमा बनाता है तो आपको पता होगा कि म्यांमार पड़ता है। सबसे आखिरी में कौन सा पड़ता है? म्यांमार। और सबसे लंबी सीमा भी बनाता है। चीन की सीमा भी भारत से लगती है पर सबसे लंबी सीमा सुदूर पूर्व में म्यांमार बनाती है। अब आगे, स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट किस चीज़ का रूपांतरित? ये एक तरह का पत्थर है तो किसका रूपांतरित रूप? सैल का, संगमरमर का, टॉक का, ग्रेफाइट का। तो आपको ध्यान रखना है कि सैल का है। संगमरमर, ध्यान इसमें कॉमन सेंस ये लगाना है कि संगमरमर खुद ही एक रूपांतरित चट्टान है, ग्रेफाइट भी एक रूपांतरित चट्टान है, टॉक भी रूपांतरित होता है, जबकि सैल रूपांतरित नहीं है। सैल मूल रूप है, सैल रूपांतरित होकर स्लेट में बनता है। तो इसका उत्तर होगा सैल। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है इसमें कुछ समझाना नहीं है, सीधे सीधे याद रखना है। 2900 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार एग्जीक्यूटिव जो होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगर कहीं कुछ और लिखा है तो उन्होंने गलत लिखा है। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और नॉमिनल हेड होते हैं राष्ट्रपति। बाकी तो मुख्य सचिव हैं, ये लोग नहीं होते। तो ध्यान रखना है कि कार्यकारी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नॉर्मल हेड राष्ट्रपति होते हैं। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? नॉर्डिक अलायंस, बाल्कन अलायंस, लीग ऑफ नेशन, एशियन काउंसिल। तो सीधे सीधे आपको इसमें याद रखना है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको खत्म कर दिया गया। तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, तो 20 में ये बना। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, तो 46 में इसको भंग कर दिया गया। तो लीग ऑफ नेशन ऐसी संस्था है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया, और वही डेट है वो 1920 में बना और 1946 में खत्म हो गया। ये लॉजिक ध्यान रहेगा तो आपको ये डेट भी ध्यान रहेगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं और ये संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया। संविधान के 42वां संशोधन जब हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ये भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A या क भी कह सकते हैं में शामिल है। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। असल में पूरा 42वां संशोधन ही स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर किया गया था, उसी में ये कर्तव्य भी शामिल था। इसलिए कहा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसकी अनुशंसा पर शामिल किया गया। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है और ये 2026 तक निश्चित कर दिया गया है। आगे चेंज होने होगा तो संविधान में संशोधन करके इसको चेंज किया जा सकता है। और हम हो सकेगा तो अलग अलग वीडियो इस हर एक सवाल का अलग से बना देंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसमें समझाने लगे तो राज्यसभा का इतिहास और बाकी चीज़ें जो भी ऊपर का सवाल आएगा या जो भी पूरे इस क्वेश्चन पेपर में सवाल हुआ सब के बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये तो ठीक, 1869, पोरबंदर, गुजरात। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की और इसके बाद गुरु परंपरा यहाँ से खत्म हो गया और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना गया। ये ध्यान रखना।
कनिष्क राजा थे मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, पाल वंश के। तो मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह थे, बिंदुसार थे, अशोक की जो परंपरा है वो मौर्य राजाओं की परंपरा है ना। गुप्त का चंद्रगुप्त वगैरह जो परंपरा है, समुद्रगुप्त वाला परंपरा है, वो गुप्त वंश की परंपरा है। और कुषाण थे, कनिष्क जो थे कुषाण के थे, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कुषाण वंश। ये पाल वंश, ये गोपाल की जो परंपरा है, गोपाल, रामपाल, ये सब जो परंपरा है ना, ये सभी धर्मपाल, ये सब पाल वंश की है। तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण वंश। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? कौन सा विटामिन कमेगा खाने में? तो बेरी बेरी होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा ध्यान रखना ट्रिक, बी से ब बेरी बेरी, बी से विटामिन बी। तो विटामिन बी का आपको ध्यान रखना। फिर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। तो सबसे पहला सफल आक्रमण करने वाला कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गौरी उसके बाद आए, मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बाद के हैं, तुगलक वंश के हैं, और बाबर जो मुगल संस्थापक माना जाता है भारत के अंदर। 1526 में जो पानीपत का इब्राहिम लोदी के साथ बैटल हुआ था उसके बाद। तो इसका मोहम्मद बिन कासिम सही उत्तर है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये तो याद रखने का है, इसमें कोई समझाना नहीं। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, शुक्र, बुध, मंगल, वरुण, ये भी याद रखने का है, बुध। उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है? तो इसका ये मान लीजिए ये ग्लोब है और ये ग्रीनविच मीन टाइम, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हम लोग का देशांतर है, ये 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो आप ये देखेंगे कि इसमें 2 घंटे का अंतर है। 4 बजे से 6 बजे शाम है, तो जहाँ 6 बजे शाम है इसका मतलब है कि वो पहले आया होगा, सूर्य की तरफ पहले आया होगा। तो जो 6 बजे शाम है वो ईस्ट में होगा, 6 बजे शाम यहाँ होगा। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, 4 यहाँ अगर 4 बजा होगा तो जहाँ पहले आया होगा समय पहले 6 यहाँ बजा होगा और 4 बाद में बजा होगा। तो ये जो 2 घंटे का अंतर है, ये 2 घंटे का अंतर 30 डिग्री के बराबर होता है। और शाम का समय है इसका आंसर 30 डिग्री पूरब होगा। इसमें से कौन इस्पात प्लांट युक्त नहीं है? इसमें से कौन इस्पात प्लांट युक्त नहीं है? भिलाई इस्पात कारखाना है, पारादीप में है, विशाखापत्तनम में है, सिंदरी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सिंदरी। सिंदरी में क्या है? झारखंड के सिंदरी में खाद का है, उर्वरक फैक्ट्री, फर्टिलाइजर। तो ये ध्यान रखना है। गारो जनजाति है, तो जो गारो जनजाति है वो मेघालय की, मुख्य रूप से मेघालय की जनजाति है। नॉर्थ ईस्ट में कई जनजातियां पाई जाती है, लेकिन जो गारो जनजाति है वो मेघालय की। आप ये देख सकते हैं, ये गारो जनजाति के लोग हैं। ये हैं गारो जनजाति के, जो आप देख रहे हैं, ये मेघालय में मुख्य रूप से होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो ये जो थे बिहार। अब आगे चलते हैं। उस खगोल शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तांत्रिक रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो ये थे स्टीफन हॉकिंस, ये मशहूर वैज्ञानिक है ना, यूरोपाइज
उन्होंने किताब लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसका हिंदी में भी अनुवाद हुआ है। दिल्ली में आके अपने लेक्चर भी दिए हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एससी बॉस, एल.एन. राय, M.K. गांधी, J.L. नेहरू। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, एससी बॉस। भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुलेखा। तो इसमें सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी कवि भी थी, साथ में बच्चों के लिए कविताएं लिखती थी। गांधी ने इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। चलिए अब आगे देखते हैं। पेस मेकर संबंधित है वृक्क से, फेफड़ा से, हृदय से, मस्तिष्क से। पेस का मतलब क्या होता है? पेस का मतलब होता है स्पीड। मेकर मतलब बनाने वाला। तो जो स्पीड बनाए उसको पेस मेकर कहेंगे। तो इसमें हृदय का जो गति होता है, जिससे ब्लड पंप होता है, अपना हृदय जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करने का कार्य करता है, उसकी रफ्तार को बनाए रखने का कार्य करता है पेसमेकर। पेसमेकर में ना बैटरी लगा होता है। तो जब कभी इनका दिक्कत आता है हार्ट में, तो अलग से एक डिवाइस लगाया जाता है जिसको पेसमेकर कहते हैं। और पेसमेकर में क्या रहता है? बैटरी। ये 10 साल तक कार्य कर सकता है एक बार लगने के बाद। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि जब अंग्रेज पहली बार आए और युद्ध जीता उन्होंने प्लासी का 1757 के अंदर, तो सबसे पहले जो नियुक्त हुआ गवर्नर नियुक्त हुए। उसके बाद उनका जब कलकत्ता से बाहर अपना तमिलनाडु, चेन्नई और मद्रास में जब गए, चेन्नई और मुंबई में जब किया कब्जा, तो यही पद गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गया। और उसी के बाद वो पद 1857 का जो क्रांति हुआ उसके बाद वाइसराय हो गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहले गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद आता है गवर्नर जनरल, जो सबसे पहले बने वो थे वारेन हेस्टिंग, और ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो ये लोकनारायण जयप्रकाश का जीवन 1902 से लेके 1979 तक है। और एकदम एक्चुअल में जानना है तो 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979 तक का इनका जीवन काल है। ये सर्वोदय नेता कहते हैं। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया था इन्होंने, और इंदिरा गांधी के खिलाफ इनका आंदोलन था। विख्यात सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन एवं सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो थे इसको नष्ट करने वाले थे सुल्तान महमूद, जिसको महमूद ऑफ गजनवी भी कहते हैं। ये मोहम्मद गौरी ये थे जिसका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था। कुतुबुद्दीन ये वो कौन सा था जो गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन कासिम ये भी बहुत बाद के, ये सबसे पहला आक्रमणकारी है। तो इसका सही उत्तर होगा सुल्तान महमूद। इसके बाद ही इन्होंने आक्रमण किया था। अब आगे चलते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वो हिनसंग था। आपको याद है, हमेशा एक ट्रिक ध्यान में रहेगा तो याद रहेगा। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? तो ह्वेनसांग आया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सीधा याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा, CSO बोलते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। और ये आपको हमेशा याद ही रखना होगा। किस यौगिक का अनुसंहति 40 है? मतलब भजन किसका 40 है? तो आपको अगर अनुभार सबका ध्यान होगा तभी आप बता सकते हैं। जैसे Na23,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये 40 के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो ओरिजिनल में 1 मोल, एक जो अणु होते हैं 1 मोल में 1.6 जो होते हैं, 1 मोल में जो अणु होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ 22 की जगह 23 दिया है, तो इसी को आंसर मान लेते हैं ए, ये होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 होल ट्वाइस, हाफ H2O, CaCO3, एक CaNO3 होल ट्वाइस। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना होगा कि इसके लिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ना हाफ हाइड्रेटेड होता है पानी मिला देने के बाद। ये प्लास्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है, करवट टूटने से, या फिर सजावटी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व प्राप्त नहीं हो सकता? तो इसमें लोहा। अब आगे चलते हैं। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये IBRD नाम है विश्व बैंक का। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मिडिल इनकम कंट्री को लोन देने का कार्य करती है। खाने का सोडा है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो नमक है, ये नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम कार्बोनेट NaCO3, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, इसको ध्यान रखना। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए जिस मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जिसमें ऊष्मा निकलता है, ढेर सारा हीट। तो ये भी ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोख लेती है? नमी सोखने का काम मैग्नीशियम का है। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड B, इसको भी ध्यान रखना है। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो फास्फोरस का ये क्यूपराइट है, फॉस्फोराइट, फ्लोरोपाइट, क्लोरोपाइट, क्लोरापाटाइट, ग्रेनाइट। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ग्रेनाइट कोई अयस्क नहीं है। ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान है। तो ये ग्रेनाइट एक पत्थर है, ये अयस्क नहीं। इस बात को ध्यान रखना। उत्तर होगा ग्रेनाइट। अब चलते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो ये परमाणु इस तरह का है और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो देखा जाए कहाँ, इसका उत्तर होगा B। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये जो अपना आंख है, ये आंख के लिए यहाँ रेटिना बोलते हैं इसको। जब यहाँ से लाइट जाता है तो यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बनते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। ये फोटो सेंसिटिव होता है और जो भी लाइटें जाती है उसी के हिसाब से इस पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर है C, रेटिना। आइरिस लेंस, रेटिना, कॉर्निया रेटिना पर बनते हैं। वर्ण अंधता का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो प्रभाव, फ्रैंकलिन, न्यूटन, डाल्टन प्रभाव। तो ये डाल्टन प्रभाव के अंदर आएगा। क्या है ना, डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिसने वर्ण अंधता पर एकेडमिक रिसर्च किया। इसको डाल्टन प्रभाव कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर क्या है? किसी भी तरह का विभव होगा, चाहे विभवांतर हो, विभव हो, कुछ भी हो। विभव मतलब वोल्टेज। तो हमेशा
वोल्ट मीटर से ही मापा जाएगा। एमीटर से करेंट, वोल्ट मीटर से वोल्टामीटर से, गैल्वेनोमीटर से भी करंट मापते हैं। तो विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा को बदलती है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल, और विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग देखते हैं, तो ये जो है ये हमेशा जब भी बात होगी मैकेनिकल का तो कोई ऐसा मशीन होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और वो कोई मैकेनिकल उत्पन्न करेगा, और ये है मोटर। तो इसमें क्या है? विद्युत मोटर इसका आंसर होगा। डायनेमो क्या है? डायनेमो बैटरी लगा होता है और ये जनरेटर का काम करता है, परमानेंट बैटरी जो लगा रहता है, तो डायनेमो होगा। फ्यूज क्या है? तार को कट करने के लिए, पावर सप्लाई को कट करने के लिए। रेक्टिफायर क्या है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत मोटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इसमें कौन हमको बचाता है पराबैंगनी किरणों से? O2, O3, CO2, Cl2। तो जो ओजोन लेयर है वो बताती है, और ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है BO3। तो आप एक कह सकते हैं कि फिल्टर का कार्य करती है किसके लिए? सूर्य किरण के लिए, और उसमें से पराबैंगनी किरणें सोख लेती है या हटा देती है। तो उत्तर है O3। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? अब कोई बांध बनाया है तो स्थितिज, सौर, गतिज, रासायनिक। तो इसका उत्तर है ए, स्थितिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि आप कोई बांध बनाते हैं और इधर जल संग्रहित है, तो जितना जल इसमें संग्रहित है ये रुका हुआ है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आगे चलते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ है? ये मीटर में पूछा, किलोमीटर में दिया है और मीटर में पूछ रहा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने का तरीका सबसे आसान क्या है? 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 × 72 20 मीटर पर सेकेंड। जब कभी भी आपको मीटर में बदलने के लिए आए किलोमीटर से, तो आप 5/18 से गुना करिए, और मीटर से किलोमीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिए। इसको ध्यान रखना है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो इसमें आयतन, द्रव्यमान, भार, वेग। आयतन तो जो जगह घेरेगा LBH वो आयतन कहलाता है। द्रव्यमान, इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान, है ना। वो द्रव्यमान जड़त्व के उदाहरण के मापन में जड़त्व क्या है? तो द्रव्यमान का मापन। वेग तो स्पीड होता है, जान ही रहे हैं। भार क्या होता है? किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो भार कहलाएगा। तो जो भार तो वो हो गया। द्रव्यमान क्या हो गया? जड़त्व। इसका सही उत्तर होगा बी, जड़त्व का मापन द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण है, ये तो पीछे के क्लास में आपने पढ़ा होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है, E = mv², है ना, ½ mv²। अब आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखने का विषय है कैलिफोर्निया में। वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? वायुजीवी श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये मानव शरीर के अंदर जब होता है तो ग्लूकोज, है ना, इसमें इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज, किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा? तो ये ग्लूकोज का होगा। इसको ध्यान रखना। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, WBC, RBC। तो इसका सही उत्तर होगा RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन से सबसे ज़्यादा एफिनिटी दिखाता है। एफिनिटी मतलब उसके तरफ लगाव दिखाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, RBC के कारण ही ऑक्सीजन जाता है। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। एक जो रासायनिक तत्व है वो दूसरे रासायनिक तत्व से योग करेगा, उसको कैसे पता लगाएंगे? परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से, संयोजकता से। तो इसका सही उत्तर है संयोजकता। संयोजकता को वैलेंसी बोलते हैं, और एक लैटिन शब्द, इसका मतलब ही होता है क्षमता। तो वैलेंसी आप जानते होंगे कि किसी भी
परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है और इसका सही उत्तर होगा संयोजकता। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? जो विष वाले हैं तो सीधा सीधा ये है कि लीवर जो है विष वाला कार्यों को ठीक करेगा। स्टोमक तो खाने को रखता है और उसमें HCl वगैरह मिलाता है। पैनक्रियास क्या है? तो ये हार्मोन वगैरह को ठीक करता है। किडनी फिल्टर करने का कार्य करता है, इसमें लीवर आएगा। मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पोटैटो, साइनोडोन, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम। तो आपको ध्यान रखना होगा ये पोटैटो आलू में होता है मूल के द्वारा। साइनोडोन ये तो दुभी है, जो आप लोग दुभी घास हम लोग कहते हैं ना, इसमें तना से होता है। स्वीट पोटैटो ये जड़ का मामला है। ब्रायोफाइलम पानी का कोई है तो पानी वाले में जड़ से नहीं, उसके टहनी वगैरह से और बाकी चीज़ों से होता है। बिहार के द्वितीय राजभाषा है उर्दू, याद रखना। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? आप सीधे सीधे समझ जाइए कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नियुक्ति बिहार के राज्यपाल करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य कहाँ से होते हैं? पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। तो आपको ये बात का याद रखना है कि भारतीय संविधान में 63 से लेके 69 तक भाग 5 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है, जिसमें उपराष्ट्रपति का जिक्र 63 से लेके 69 तक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो उसी में ये जिक्र है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लेंगे, चाहे निर्वाचित हो, नॉमिनेटेड हो, कोई मतलब नहीं, सारे सदस्य भाग लेंगे, बाकी कोई भाग नहीं लेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा किसके अंदर आएंगे? पार्लियामेंट के अंदर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पार्लियामेंट। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। पहले 30 था, अब बढ़ा के 2019 के अंदर इसको 33 + 1 34 कर दिया गया। 33 न्यायाधीश, जज साहब और एक चीफ जस्टिस, मुख्य जज साहब। तो अब 34 हो गया। वर्तमान में अपने जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है D. चंद्रचूड़ और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम है इनका। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 34। अब आगे देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, इसमें से कोई नहीं। असल में ऑप्शन में ये सभी गलत हैं, लेकिन फिर भी अगर हमको देना हो तो हम धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। भारत के संविधान में भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, ये भारत का संविधान है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य पंथ निरपेक्ष न कि धर्म निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वें संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि गणराज्य है न कि धर्मनिरपेक्ष। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। पुरानी लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली, जिसको वसाड़ भी कहते हैं, तो वैशाली में थी। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के, लोकसभा के। तो लोकसभा अपना अध्यक्ष खुद ही चुनता है और वो लोकसभा के ही सदस्य होंगे। तो इसका उत्तर डी है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य द्वारा किए जाते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं न कि नॉमिनेटेड। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के और जनता के प्रतिनिधियों के। तो इसका सही उत्तर होगा अभी जो हमने बताया सी, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के। पंचायती राज लागू किया गया
तो पंचायती राज जो सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को, JL नेहरू के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में 2 अक्टूबर 1959 को। बाद में चल के 24 अप्रैल 1993 में सभी जगह लागू किया गया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1959। उपचुनाव कराया जाता है, तो उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद। कब? तो उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, कभी भी। उपचुनाव का कोई समय सीमा तय नहीं होता, जब भी सीटें खाली होगी तभी उपचुनाव कराया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है कभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वरुण की। इंद्र और वरुण का जिक्र वेदों में है, और विष्णु और ब्रह्मा ये सब बहुत बाद के देवता हुए। तो सबसे पहले पशुपति की पूजा करते थे वो लोग, तो इस बात का ख्याल रखना है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो जो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का, बौद्धों का, तो ये जो त्रिपिटक है ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक ना, त्रिपिटक माने 3 किताब है, सूत पिटक, अभिधम्ब पिटक और भी एक है विनय पिटक। तो सूत पिटक में क्या है, बुद्ध का जो भी बताए थे उनका संकलन है। अभिधम्ब पिटक में बुद्ध वाले बौद्ध संत कैसे रहेंगे, क्या रीति रिवाज होगा, उसके बारे में है। और सबसे आखिरी में विनय पिटक में एक विवेचना है, बुद्ध के संकलन, उनके बातों का संकलन का विवेचना है। तो इसका सही उत्तर होगा बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अब आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1939, 1942, 1945, 1948। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई, तो इसका उत्तर होगा 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे युद्ध न हो उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी किया गया? उस समय करंट अफेयर था, उस समय शायद 1 रुपये का इसका सही उत्तर है। 1 रुपये का नोट जारी किया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत ना भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। तो आपको बताना पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1756 में, 1761 में, 1768 और 1770 में। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में, फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, फिर 1761 में, फिर पहले हुआ 1526, फिर हुआ 1500। तो ये लड़ाई लड़ी गई थी 1526, 1556 और 1761 में। तो तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई है वो 1761 में लड़ी गई है, ऑप्शन बी होगा। पहला लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा लड़ा गया था ये अकबर और हेमचंद्र के बीच, और तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठा की लड़ाई थी। और ये तीनों युद्धों ने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। तो इसका सही उत्तर होगा 1761, तीसरी लड़ाई बी। चलिए अब आगे चलते। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र राजधानी थी, ये पाटलिपुत्र। चलिए अब आगे चलते। राज तरंगिणी में कल्हन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है मगध, कौशल, कलिंग, कश्मीर। तो राज तरंगिणी ना, कल्हन लिखते हैं, राज तरंगिणी है राजाओं की कहानी है, ठीक। और ये कश्मीर के बारे में। चलिए इसका ध्यान रखिएगा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उस समय। चलिए 1426 में, 1526 और 1626, 1726। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत, पहला 1526 में, तब जाके मुगल वंश की स्थापना हुई, क्योंकि बाबर जीत गया और बाद में बाबर के वंशी मुगल वंश कहलाए। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 से की है? तो उस समय का ये करंट अफेयर था और इसको छोड़ देते हैं, फिर भी इसका ऐसा उत्तर होगा जनरल मोटर। अशोक महान पुत्र थे, मतलब अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, आपको याद रखना होगा। गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? तो इसके लिए आरा, राजगीर, रांची, वैशाली। राजगीर गर्म पानी के स्रोत के लिए, कुंड के लिए, राजगीर कुंड के लिए फेमस है। जैसे आप ब्रह्मकुंड सुने होंगे, सप्तधारा सुने होंगे, तो ये सब राजगीर में ही है। तो इसका उत्तर होगा राजगीर। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है
चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कपड़ा मिल। तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है ना, न्यूज पेपर का प्रिंटिंग होता है ना, न्यूज पेपर, न्यूज प्रिंट, उस पेपर को बनाने के लिए, पेपर मिल के लिए फेमस है, पेपर मिल। तो जो न्यूज पेपर जिस पेज पे प्रिंट होता है, तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, इसका मतलब पेपर मिल। उत्तर है बी, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। चलिए इसको याद रखिएगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। भारत सरकार की सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है, भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व कहाँ से एकत्रित करता है? तो ये सब आबकारी के अंदर ही आता है, उत्पाद शुल्क है, और जीएसटी के अंदर और भी कई चीज़ें शामिल है। तो इसमें आबकारी कर से प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, नाबार्ड, NABARD नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म पता होगा तो अपने आप ही इसका आंसर निकल जाएगा। तो व्यापारिक बैंक का, वित्तीय संस्थान का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक, बिन बैंक वित्तीय संस्थान का। तो आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक। पता नहीं, अब ध्यान नहीं आ रहा है, अभी ठीक करते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए है, तो कृषि सहायता के लिए। चलिए सी। अब आगे चलते हैं। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य है। तो आप सीधे सीधे याद रखें, सिल्क के लिए कर्नाटक फेमस है, सिल्क वस्त्रों के लिए कर्नाटक। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, कम्युनिटी हेल्थ, सीधे सीधे मृत्यु दर का संबंध है इससे, मृत्यु दर से, जन्म दर से, शिशु दर से, माता मृत्यु दर से, मृत्यु दर से। तो इसका उत्तर होगा सी, मृत्यु दर से। अब आगे चलते हैं। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? तो सीधा बात है, मॉर्निंग स्टार जो सबसे पहले दिख जाए, तो शुक्र जो ग्रह है बहुत चमकीला है, तो सबसे पहले वही दिखता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मंगल, शुक्र, बृहस्पति और शनि, बी शुक्र। 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, माता दिवस के रूप में, विश्व महिला दिवस के रूप में। तो ये आपको याद रखना होगा, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होती है। तो आपको अब ये ध्यान करना होगा, उस पर बाहरी दबाव, बल प्रति इकाई क्षेत्र, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा और उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन। तो इसका सही उत्तर होगा जो उसके द्वारा जितना हटाया जाएगा, इसका उत्तर है सी। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में ही पूछ गया है कि जब आप किसी वस्तु को पानी में आंशिक या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है, और वो जो भार में कमी आएगी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होगा, और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। चलिए आगे चलते हैं। TRP का क्या अर्थ है? आजकल जिसके लिए मारामारी है, टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रेड रिटेल रिलेटेड प्रोड्यूसर्स, टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट याद रखना है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो शरीर के मांसपेशियों में हीमोग्लोबिन जो है, रक्त प्लाज्मा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मायोसिन। तो ये हीमोग्लोबिन जो है मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। एक बार समझ लीजिएगा कि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर ट्रेवल करता है, कैरियर है, जबकि ये क्या करता है, उसको होल्ड करता है। हीमोग्लोबिन मांसपेशियों में उसको होल्ड करता है। तो ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को मांसपेशियों में होल्ड करता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृद्धि करता है? ऑर्किड, हाइड्रिला, साइकस, केसुनिया। ये ना, इसका उत्तर है ऑर्किड। ऑर्किड एक तरह का पुष्प है, फूल है, जो मृत्युजीवी है, जो मरे हुए पर अपना या किसी दूसरे चीज पर अपना वृद्धि करता है, कुकुरमुत्ते की तरह। तो इसको ऑर्किड बोलते हैं। बहुत बढ़िया सुगंधित पुष्प, देखने से भी अच्छा लगता है। आपको ध्यान रखना है कि दूसरे विश्व की टहनियों पर ऑर्किड। उत्तर है ए, ऑर्किड वृद्धि करता है। अब है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो जीवित कोशिकाओं के प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करेगा? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियस। हमेशा ही न्यूक्लियस ही सेल के अंदर सब कुछ कार्यों को देखेगा।
अब आगे आते हैं। पुष्प में दिवस निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्प में ना, पुष्प क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। चलिए इसके बारे में हम बाद में वीडियो बना देंगे, आप बस अभी के लिए समझ जाइए। द्विनिषेचन के पश्चात इसका मतलब है 2 नर का और 1 मादा का गैमेटो लगेगा, यानी 2 शुक्राणु मादा का पुष्प, 2 शुक्राणु नर पुष्प और 1 शुक्राणु वो जो मादा वाला है वो, तो कुल मिला के 3 हो जाता है। तो इसलिए पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाएगी, 2 नर 1 मादा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो ये ध्यान रखिएगा मुँह करके। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती, तो मूल अंतर ही गोल्जी बॉडी सेल ट्यूबल, सेल भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल भित्ति का ही होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मानव है और जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो मूल रूप से अंतर होता है दोनों के सेल में, वो सेल में कोशिका भित्ति का ही होता है। मानव वाले में कोशिका भित्ति नहीं होगा और बाकी चीज़ों में कोशिका भित्ति होगा। मानव का पेड़ पौधा को छोड़ के बाकी सबों में कोशिका भित्ति नहीं होगा। जानवर वाले में भी कोशिका भित्ति नहीं होगा, जबकि पेड़ जो कठोर संरचना है उसमें कोशिका भित्ति होगा। तो मूल अंतर सेल मेम्ब्रेन माने कोशिका भित्ति का है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, तो ये तो जाना हुआ चीज़ है। 23 जोड़ा होते हैं और 46 गिनती में होते हैं, तो उत्तर होगा 46, सी 46। किस जीव में कसाव फ्लैजेलम में पाया जाता है, तो कसाव क्या चीज़ होता है ना कसाव एक तरह से रेंगने के लिए इस्तेमाल में होता है। जैसे ये कुछ है तो इसमें ऐसा जो होगा ये कसाव कहलाए, तो ये पैरामीशियम में होता है। अब है रसोई गैस। रसोई गैस मुख्यतः होती है एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण, मीथेन और पेट्रोल। तो जो चीज़ जलाने के लिए, उष्मा के लिए इस्तेमाल हो, इसमें ज़रूरी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन हो, जिसमें उष्मीय मान अधिक हो, मतलब जिसके जलने पर उष्मा अधिक से अधिक निकले। तो एसिटिलीन तो नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब भी नहीं है, हाइड्रोजन का मिश्रण ये सब नहीं। पेट्रोल है, लेकिन पेट्रोल एलपीजी में इस्तेमाल नहीं होता है, इसके लिए मीथेन सही है, मीथेन। ऐसे इसमें होता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है रसोई गैस, इसको ध्यान रखिए। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है, जिसमें घुलनशील लवण होगा वो मृदु जल कहलाएगा, इसका ध्यान रखना है। मृदु जल जिसमें झाग बन जाता है साबुन का, कठोर जल में झाग नहीं बनता है, तो याद रखना है मृदु जल। तो ये अब इसको खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और चैनल पर बने रहिए। और ये 1 घंटे का समय हो गया, 1 घंटा में 1 क्वेश्चन पेपर कर लिया हमने, और होगा अगर संभव हुआ तो हम सबका अलग अलग वीडियो बना के, अलग अलग टॉपिक जो भी इसके अंदर आया अलग से वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जब आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हो, बनाने में समय लगेगा, तो आप दोबारा उसको कभी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद और बन के रहेंगे ऑफिसर।